हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो क्लास है वो है हमारी मैथ की पैडागोजी की क्लास। इससे पहले मैंने आपकी मैथ की पैडागोजी के साथ साथ ईवीएस की क्लास, साइकोलॉजी की पैडागोजी की क्लास, हिंदी की क्लास और इन सभी यानी कि आपके जितने सीटेट में एग्जाम आ रहे हैं पांचों सब्जेक्टों की पैडागोजी करा दी है। अगर वो क्लासेस आपने नहीं देखी है तो वो क्लासेस आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैथ की भी आपसे आपकी मैंने बहुत सारी क्लासेस करा दी हैं, तो वो क्लासेस भी जाकर आप देख सकते हैं। आज की क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली, क्योंकि आज मैंने कुछ इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं। इसे एनालिसिस से आपको पता चल जाएगा कि आपके क्वेश्चन क्या है, स्तर किस प्रकार से आता है। तो आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को समझना है, पूरी वीडियो को देखना है और अगर क्लास पसंद आती तभी क्लास को लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो ठीक है, बिना देरी किए हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। डेली की तरह हम क्या करते हैं, अपने एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसके आंसर तक पहुंचते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना है। किसका प्रभाव होने की, निम्न यहाँ पे सॉरी निम्न आएगा, क्या आएगा, निम्न यानी कि कम संभावना है। निम्न का मतलब होता है कम संभावना है। मैं आपको बता दूं, कम संभावना है। इस क्वेश्चन में नोट था, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया तो उसके लिए माफी चाहती हूँ। इसमें लिखा है, गणित के शिक्षण अधिगम पर, यानी कि आप गणित के शिक्षक और बच्चों को जब आप पढ़ाते हो तो निम्नलिखित में से कौन सी इन चारों में से ऐसी बात है जिसकी प्रभाव जो है बच्चों पर कम पड़ सकता है ना, कम होने की संभावना है। तो कौन सी बात होगी वो, तो पढ़ लेते हैं ऑप्शन में। फर्स्ट में लिखा है, मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना। यानी कि ये जो बात है, टीचर को बहुत अच्छी तरीके से संभावना रहती है इस बात की, जब आप बच्चों का टेस्ट लेते हो फिर उसका मूल्यांकन करते हो, यानी कि अगर बच्चा अच्छा करता है तो आप क्या करते हो, शाबाशी करते हो, और उसके बाद में अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो आप क्या करते हो, उसको दंड देते हो। तो इन बातों से क्या बच्चों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ता है और आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हो। तो ये तो बात हो नहीं सकती इसमें, है ना, ये निम्न बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस बात से टीचर बहुत अच्छी तरीके से अवेयर होता है जब बच्चों को वो पढ़ाता है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हमारे ऑप्शंस को। देखो, एक एक करके सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे, ऑप्शन को आराम से पढ़ेंगे। बी में लिखा है, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। यानी कि जो शिक्षक है जब उनका मूल्यांकन करता है, जब उनको पढ़ाता है तो वो छात्रों के सारे गलत उत्तरों के पूरे हल देता है कि ये बात बिल्कुल सही होगी, इस बात का प्रभाव पड़ता है बच्चों पे, कम ये बात निम्न होगी या नहीं होगी टीचर के लिए। सी है, प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि। यानी कि जो टीचर है उसने जो प्रतिपुष्टि की है, जब बच्चों की कॉपियां चेक करता है टीचर, तो उसमें गुणवत्ता में यानी कि जो उनके गुण होते हैं उसमें वृद्धि होनी चाहिए। यानी कि टीचर को एक अच्छी कॉपी जांचनी आनी चाहिए कि ये बात निम्न है टीचर के लिए। देखो, ये बात निम्न नहीं हो सकती, छोटी नहीं हो सकती, बहुत बड़ी बात है। कॉपियां चेक करना, बच्चों पर कैसा प्रभाव पड़ता है ये टीचर बहुत अच्छी तरीके से जानता है। डी है, मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना। मूल्यांकन यानी कि जब आप टेस्ट ले लेते हो बच्चों का, मूल्यांकन ही तो करते हो, टेस्ट लेना या एग्जाम लेना मतलब होता है बच्चों का मूल्यांकन करना, क्या बच्चे ने कितना सीखा है और कैसे सीखा है। तो जब उनका परिणाम आता है, जब रिजल्ट आता है, तो उनके प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना। देखो, ये भी बहुत जरूरी बात है। अब मान लो कुछ बच्चों के मार्क्स अच्छे हैं, कुछ बच्चों के मार्क्स कम आए, तो टीचर का क्या मतलब होता है, वो अपने शिक्षण में परिवर्तन करता है। तो ये छोटी बात नहीं है, वो परिवर्तन करता है और अपने पढ़ाने का तरीके को चेंज करता है और दोबारा से पढ़ाने की कोशिश करता है टीचर जो है बच्चों को। तो ये बात भी बड़ी है। टीचर के अंदर अच्छी से कॉपी जांचना आनी चाहिए, ये भी बहुत अच्छी बात है, मतलब कि बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना, देखो ये निम्न बात हो सकती है, क्योंकि ये फर्स्ट वाली बात भी आपकी ठीक है कि मूल्यांकन के कारण क्या होता है, छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ता है। जो फर्स्ट ऑप्शन है देखो बिल्कुल ठीक है, मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी। यानी कि जब टीचर मूल्यांकन करता है बच्चों का, तो टीचर को पता होता है अगर वो बच्चों को दंड देता है तो भी उनके आत्मविश्वास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और उन्हें जब वो शाबाशी देता है तब उनके आत्मविश्वास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो बी ऑप्शन है इसमें लिखा है, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। देखो, ये बात निम्न है, क्योंकि जब बच्चे गलत कर देते हैं तो वो पूरा हल नहीं बताता है टीचर, थोड़ा सा बताता है कि बच्चों आपका ये गलत हो चुका है, और उसके बाद में काम करता है। ठीक है, तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है।
इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या पूछा गया है। पढ़ लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमारा। ठीक है, देख लेते हैं। इसमें लिखा है रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक, यानी कि रोहित नाम का एक लड़का है, उसने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज, यानी कि जो समचतुर्भुज और एक आयत, यानी कि वर्ग जो है वो एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है, वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है। यानी कि जो रोहित नाम का लड़का है, एक स्टूडेंट है, उसने चेक किया कि जो वर्ग होता है, जो वर्ग है वो समचतुर्भुज और आयत दोनों दोनों ही है। ठीक है, जो वर्ग का आकार है वो समचतुर्भुज का और आयत का दोनों ही है। तो जो वैन हील की थ्योरी है, यानी कि जो आपका साइकोलॉजिस्ट है एक वैन हील, उनके मानस चिंतन के कौन से चरण पर है। मैं आपको बता दूं, जो वैन हील है वो साइकोलॉजी में है आपके। उन्होंने क्या है, मानस चिंतन यानी कि जो मेंटल स्किल्स के बारे में कुछ बच्चों के बताया है, और उनकी कई स्टेज बताई गई है। ठीक है, कई स्टेज बताई हैं, उनके बेस पर जो रोहित नाम का लड़का है वो अपने किस उनकी किस स्टेज पर है। अब पहले पढ़ लेते हैं ऑप्शन। फर्स्ट में लिखा है, ए में लिखा है संबंध, यानी कि स्तर 2 है और उसमें लिखा है संबंध। बी है स्तर 3 है, इसमें लिखा है निगमन। और जो स्तर इनका 0 है उसमें लिखा है पहचानना किसी चीज को, यानी कि जो रोहित ने काम किया है वो वर्ग को समचतुर्भुज भी बता रहा है और आयत भी बता रहा है। तो इससे क्या मतलब होता है, वो संबंध बता रहा है, निगमन यानी कि नियम बता रहा है, पहचान रहा है या विश्लेषण कर रहा है। तो ये आपको बताना है। ठीक है, अगर आपको आंसर पता है तो बताइए जल्दी, फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ अच्छी तरीके से कि वो क्या कहना चाहता है जो रोहित नाम का। देखो मैं आपको बता दूं, जो रोहित नाम का लड़का है वो ये कह रहा है कि ये जो वर्ग है, ये वर्ग का डायग्राम है, जो वर्ग है ये आपका आयत भी है और ये आपका समचतुर्भुज भी। यानी कि वो बात तो ठीक कर रहा है, उसका कहने का मतलब है जो वर्ग का आकार है वो आयत का आकार भी है और समचतुर्भुज का आकार भी है। तो बेन हील की जो थ्योरी है उसके रिकॉर्डिंग वो किस स्टेज पर है ये आपको बताना है। अब आपको मैं बेन हील की थ्योरी और पढ़ा देती हूँ, है ना। एक बार आप बेन हील की थ्योरी देख लीजिए, फिर आप अपने आंसर को बताने की कोशिश करना। देखो थ्योरी में क्या बताया गया है, वैन हील ने, वो एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मेंटल स्किल्स के बारे में बताया है बच्चों के बारे में। सबसे पहले वो कहते हैं कि मेक द ऑब्जर्वेशन, यानी कि बच्चे क्या करते हैं, किसी बात को सोचते हैं, पहले एब्जॉर्व करते हैं, सोचते हैं किसी बात को, फिर आस्क द क्वेश्चन, फिर वो बच्चे क्या है क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि उनके दिमाग में कोई थॉट आई, कोई बात आई, फिर वो अपने टीचर से पूछते हैं। फिर फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस, फिर वो उस पर बहुत ज्यादा गहन विचार करते हैं। फिर लिखा है वो एक्सपेरिमेंट, यानी कि फिर उस पर क्या क्रिया करना कोशिश कर देते हैं जिस बात को उन्होंने सोचा है। फिर में लिखा है एनालिसिस योर रिजल्ट, फिर वो जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब वो कोई काम करते हैं तो उससे क्या होता है, अपने जो उनका रिजल्ट निकलता है उसको एनालिसिस करते हैं, यानी कि उसको चेक करते हैं कि ये बात सही है या नहीं है। फिर लिखा है फ्रॉम द रिलेटिव मॉडल, फिर वो अपने मॉडल को तैयार कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि वो जिस चीज पर थिंकिंग प्रोसेस कर रहे थे। तो रोहित कौन से स्टेज पर, ये आपको बताना है। देखो एक और ये वाला है, मैं आपको बता दें, ऑब्जर्वेशन का है कि बच्चों ने कोई चीज देखी, ध्यान से समझना। बैन हिल की थ्योरी भी मैं आपको इसी में ही करा दूंगी, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। देखो मैथ में ये क्वेश्चन आपका मैथ में पूछा गया है, लेकिन थ्योरी किसकी, साइकोलॉजी की है। लेकिन देखो आप इस तरह ये भी पता चला, जो आपका पेपर है वो किसी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ये नहीं है कि इसमें मैथ के क्वेश्चन रखे जाएंगे, क्योंकि इन्होंने गणितीय चिंतन के बारे में बताया है। तो सबसे पहला क्या है, बच्चों ने ऑब्जर्वेशन किया, देखा, फिर उन्होंने क्वेश्चन, यानी कि उनके दिमाग में क्वेश्चन उठा। जैसे मान लो किसी बच्चे ने कोई वस्तु ही देखी, कोई सामान देखा, फिर उसके मन में क्या एक क्वेश्चन आया उससे रिलेटेड, फिर हाइपोथेसिस, फिर उसके दिमाग की बत्ती जली, यानी कि उसने फिर सोचना प्रकार किया कि हाँ ये चीज तो ऐसे हो सकती है। फिर उसने क्या करा, उस पर एक्सपेरिमेंट किया। होता है ना, बच्चों को कोई सामान मिल जाता है तो उस पर एक्सपेरिमेंट करते ही जरूर है। फिर क्या, कंक्लूजन, कंक्लूजन यानी कि कोई बात उससे तथ्य निकली। जब इंसान कुछ काम करता है तो जरूर उसका कोई ना कोई हल तो निकलता है। फिर हल करने के बाद में क्या होता है, उसे रिजल्ट प्राप्त हो गया। क्या हुआ, रिजल्ट प्राप्त उसे हो गया। मान लो कोई पुरानी चीज है, या एप्पल देखा, उसके बारे में सोचा, फिर उसमें और थिंकिंग लगाई, ये पेड़ पर कैसे आता है, फिर उसने एक्सपेरिमेंट करके जाकर देखा पेड़ों पर के सभी पर पेड़ पर एप्पल लगे हुए हैं, फिर उसने फिर थिंकिंग प्रोसेसेस करी, उसका कंक्लूज मिला उसे कि किस तरीके से बीज से लगाया जाता है और एप्पल को बना, मतलब कि एप्पल आ जाता, एप्पल का पेड़ बड़ा होता है, फिर उस पर एप्पल आ जाता है, फिर क्या उसे मिल गया, रिजल्ट मिल गया। तो रोहित ने क्या करा है, रोहित ने कहा है कि जो वर्ग है वो आयत भी है, वो समचतुर्भुज है। तो ये बताइए उसने कौन सी स्टेज पर है वो, उसने ऐसा क्यों सोचा, ये आपको बताना है।
ठीक है, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। अब आंसर तक पहुंचने की कोशिश करो और मुझे बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। देखो इसका आंसर क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। थ्योरी की रिकॉर्डिंग तो मैंने आपको बता ही दिया है। इसका जो आंसर है वो है आपका फर्स्ट वाला। स्तर टू है और उसने क्या है, संबंध बताया है। संबंध क्या बताया, देखो उन्होंने कहा कि जो वर्ग है वही आयत है और वही समचतुर्भुज है। उसने क्या करा, संबंध प्रकट कर दिया उन दोनों के बीच, तीनों के बीच में, क्योंकि जो आकार है वर्ग का वो आयत का भी आकार उसी तरीके से होता है और उसी तरीके समचतुर्भुज का होता है। इसलिए तो उसने क्या करा, संबंध प्रकट कर दिया है, स्तर टू है। अब मैं आपको बता देती हूँ स्तर टू के रिकॉर्डिंग उसने क्यों कहा है। एक बार और बैन हिल की थ्योरी को देख लेते हैं, फिर मैं आपको बता देती हूँ। देखो यही तो है, इनकी शेप एक जैसी तो है, बस थोड़ा क्या है, वर्ग था तो थोड़ा बड़ा हो गया, फिर थोड़ा तिरछा हो गया। है तो वर्ग तीनों। तो रोहित ने इसी की रिकॉर्डिंग बताया। उसने जो है क्वेश्चन पूछने वाली जो थ्योरी है उसके ऑब्जर्वेशन आ गया, और क्वेश्चन, क्वेश्चंस का मतलब ये हो जाएगा, उसने क्वेश्चन ही तो पूछा है एक तरीके से। उसने टीचर से ये बात बोली, पहले तो उसने देख लिया वर्ग को, वर्ग को देखने के बाद में उसके दिमाग में क्वेश्चन उठा कि जो वर्ग है वही आयत है और वही क्या है, वही आपका समचतुर्भुज है। तो इसलिए वो दूसरी स्टेज में आ गया था और उसने क्वेश्चन पूछा है। हाइपोथेसिस नहीं किया है उसने, तीसरी स्टेज में नहीं है, और उसने संबंध प्रकट करा है। क्या करा है, संबंध बना दिया एक दूसरे से। इसी वजह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट वाला हो जाएगा। देखो अगर आपको बैन हिल की थ्योरी भी नहीं आती ना, फिर भी हम आंसर तक आराम से पहुंच जाएंगे। क्यों पहुंच जाएंगे ये भी देख लो। देखो एक बात बताओ, इसमें क्या संबंधित तो बताया है, नियम देखो, निगमन में कोई नियम लगाया जाता है, नियम उसने कुछ नहीं लगाया, उसने पहचाना भी नहीं है। पहचानना क्या मतलब होता है, जब एक बार चीज देखकर दोबारा देखी जाती है उसे पहचानना कहते हैं। विश्लेषण होता है टुकड़े टुकड़े करना, उसने टुकड़े नहीं करे, उसने संबंध बैठा दिया है वर्ग का आयत से, आयत का समचतुर्भुज से। ठीक है, तो इसी हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। ठीक है, अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो क्लास को देखो लाइक करना, शेयर करना है। एक क्लास को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है और मैं सिर्फ आपसे तीन ही चीज चाहती हूँ, क्लास को लाइक करना है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि जो लोग मैथ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उनको पेडागोजी में, तो उनकी भी हेल्प हो सके। मेरा सिर्फ इस क्लास को तैयार करने का मेन मोटिव है कि आपकी मैं हेल्प कर सकूं, क्योंकि मैं खुद सी टेट का एग्जाम 2 बार क्लियर कर चुकी हूँ। ये एग्जाम आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आपको गवर्नमेंट जॉब पानी है तो आपको सीटेट का एग्जाम देना ही देना होगा। देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि नहीं, दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। यानी कि जो दो संख्या होती हैं, दो पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्या आपकी चार चार मान लो, पूर्ण संख्या ही कहा जाता है। दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है। अगर मैं 4 + 4 कर दूं तो आंसर क्या आएगा आप बताइए। आंसर आएगा आपका 8। तो पूर्ण संख्या होता है ना। तो पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया गया, तो जो ये गुण निकला है, इनकी जो प्रॉपर्टी निकली है, उसे किस प्रकार से बताया गया है, ये आपसे पूछा गया। अब देख लेते हैं हम अपने ऑप्शन पढ़ के। ये बात तो सभी को पता है, दो पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या ही होता है। तो ये जो इनका गुण प्रॉपर्टी बताइए किस प्रकार की है, सहचर्य का गुण है। देखो सहचर्य का गुण का मतलब ये होता है आपस में संबंध बैठाने की बात होती है। ठीक है, और बी में लिखा है वितरण का गुण, यानी कि अलग अलग करके तोड़कर इसको बताया गया है। सबरक का मतलब है इनको मिला करके, यानी कि जोड़ करके बताया गया है। डी है क्रम विन्वय, यानी कि क्रम के अनुसार इनका आदान प्रदान किया गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या इनमें क्रम के अनुसार, जो क्रम को लगाकर बताया गया है, आदान प्रदान इनका गुण किया गया है, कि इन्हें जोड़कर गुण बताया गया है, या फिर वितरण यानी कि इन्हें तोड़कर बताया गया है, या सहचर्य यानी आमने सामने रखकर इनका गुण बताया गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखो क्रम का विनय का मतलब होगा क्रम के अनुसार रखें, जैसे एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तो ये हो जाएगा। वितरण का मतलब माइनस करा, माइनस थोड़ी ना करा हमने, तो प्लस करा। आमने सामने चीजों को नहीं रखा, हमने जोड़ा है। तो इसका राइट आंसर आपका आयोग ने दिया है सवरक गुण है। सवरक गुण का मतलब हमने इसका योग करके आंसर निकाला है। दो हमने क्या रखी, पूर्ण संख्या रखी, उन्हें जोड़ा, तभी तो हमारा आंसर 8 आया है, वैसे थोड़ी ना आ गया है। तो सी का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी, थर्ड का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सवरक गुण। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैंने पेपर नहीं रखा, उन क्वेश्चंस को इस मेथड में लिखकर आपको पढ़ा रही हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके। ये सारे क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर के उठा के देख लेना, सन 2018 का जो पेपर हुआ था आपका ऑफलाइन, उसके क्वेश्चन है ये। ठीक है, बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा है आपका, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए, जो भिन्न होती हैं आपकी संकल्प को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। यानी कि आपको भिन्न पढ़ानी है। भिन्न क्या होती है आपकी, 1/2 करके पढ़ाते हैं ना हम भिन्न को, ऐसे तो पढ़ाते हैं, या 3/2, कुछ भी मान लो, भिन्न का मतलब तो ये होता है। भिन्न का मतलब तो यही होता है, ये पढ़ानी है आपको बच्चों को। तो निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है, तो इसमें से जो 4 बातें देख रखी हैं, भिन्न पढ़ाने के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट होगी, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट लिखा है संख्या चार्ट, यानी कि जो संख्या चार्ट आते हैं आपके पोस्टर में लगे हुए होते हैं, उससे पढ़ाया जाएगा तो बच्चों को भिन्न समझ में आ जाएगी। फिर लिखा है बी, लिखा है केजी नियर छड़, एक केजी नियर की ऐसी छड़ें आती हैं ऐसे ऐसे करके, केजी नियर की, उसमें बताया जाता है कि ये इतनी पानी में डूबी हुई है, ये आगे निकली हुई है। फिर आता है आपका गिनतारा। गिनतारा एक छोटी क्लास में आपकी प्राइमरी में बुक आती है गिनतारा की, उसमें क्या है, बच्चों को 1 2 3 की सारी चीजें दी जाती है। फिर आता है आपका जियो बोर्ड। जियो बोर्ड क्या होता है, आपका इस तरीके के आकार का जियो बोर्ड होता है, उसमें क्या बच्चों को पढ़ाया जाता है। यहाँ मतलब कि एक कील ठोक दी जाती है, यहाँ कील ठोक दी जाती है। इसमें पता है आपको, एक बताऊं, जियो बोर्ड में आपको रेखा गणित अच्छी तरीके से प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई जाती है। तो जियो बोर्ड तो देखो इसका आंसर है नहीं, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। जियो बोर्ड जो होता है आपका रेखी गणित में होता है। संख्या चार्ट तो सिर्फ संख्या चार्ट, आपको संख्या ही पढ़ाए जाएंगे, हमें तो भिन्न पढ़ानी है बच्चों को। भिन्न कैसे पढ़ाएंगे हम, ये बताइए। केजीनर की छड़ क्या होती है, ये भी आपकी रेखा गणित में हेल्प करती है, यानी कि जब बच्चों को लंबाई के बारे में पढ़ाया जाता है। इसका राइट आंसर है आपका गिनतारा। गिनतारा आपकी एक छोटी पुस्तक होती है, उसमें गिनतियां दी जाती हैं, कॉलम बनाए दिए जाते हैं ऐसे करके, और इसमें बता दिया जाता है ये जो गोलियां हैं ये हैं, और इसमें से आपको छांटनी होती है। यानी कि जो कलर्ड चीजें होती हैं, जो जितना टोटल होता है वो नीचे आ जाता है, और जितना ऊपर होता है यानी कि जो चीजें बच जाती है वो ऊपर आ जाती है। तो किन तारा में हम बच्चों को भिन्न की संकल्पना अच्छे से पढ़ाते हैं। देखो यहाँ पे ये बात ध्यान मत रखना कि ये चारों आपको गलत नहीं लग रहे होंगे, लेकिन हमें प्राइमरी के हिसाब से अपने आंसर को चुनना है। ये बात सोच समझ कर आंसर लगाना कि आप प्राइमरी का पेपर हल कर रहे हो या अपर प्राइमरी का। ये जो एग्जाम, ये क्लास जो है आपकी अपर प्राइमरी और प्राइमरी दोनों में हेल्प करने वाली है, लेकिन जो आप आंसर लगाओगे आप प्राइमरी लेवल के हिसाब से ही लगाओगे। देखो बड़े बच्चों को तो संख्या चार्ट हो या जियो बोर्ड हो, ये केजीनर की छड़ से आप पढ़ा सकते हो, लेकिन छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, तो आप गिनतारा की हेल्प से पढ़ा दोगे। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, इसे भी पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी तो गणित का शिक्षण अधिगम है, यानी कि जो बच्चों को गणित पढ़ाना है, उसके जो विषय है गणित का, उसमें से निम्नलिखित यानी कि 4 बातें दी है, कौन सा कथन सत्य नहीं है गणित के बारे में। गणित पढ़ाने के बारे में निम्न में से कौन सी बात बिल्कुल भी सही नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब पढ़ लेते हैं एक एक करके ऑप्शन। क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गया कि गणित में कौन सी सही बात नहीं है पढ़ाने की, ये बताई गई है। फर्स्ट लिखा है, नमूनों के अवलोकन और सामान्यीकरण से प्राथमिक कक्षा के बच्चों में गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जा सकता है। देखो ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है। नमूने जो यानी कि सैंपल के तौर पर अवलोकन करवाना बच्चों को, सामान्यीकरण यानी कि बिल्कुल सरल तरीके से बच्चों को प्राथमिक कक्षा में गणित पढ़ाना चाहिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा कौन सी बात ठीक नहीं है वो बतानी है। बी है, गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता के एक महत्वपूर्ण भूमिका है। देखो हाँ ये बात भी ठीक है, जो गणित का ज्ञान होता है उसमें सर्जनता भी आती है, और तर्क तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है, क्योंकि बिना तर्क के हम गणित को हल नहीं कर सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हाँ, वार्ता भी की जाती है, जब बच्चे तर्क करते तब वार्ता तो करेंगे ही, एक दूसरे से बात करके कहेंगे कि इसका आंसर ये है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सी पढ़ लेते हैं, गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें सम्मान सम्मिलित है। ये कह रहे हैं जो गणित का अधिगम है, यानी कि जो गणित को सिखाना है वो सामाजिक प्रक्रिया है, यानी कि समाज के द्वारा सिखाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें सम्मान सम्मिलित है। सम्मान का मतलब है कम्युनिकेशन, ये एक दूसरे से बातें करना, कि ये होगा इसका। देखो ये थोड़ा अलग नहीं लग रहा आपको, ये थोड़ा अलग लग रहा है, क्योंकि गणित में तो संवाद की जरूरत नहीं होती है, हाँ थोड़ी बहुत बात होती है, लेकिन एक सामाजिक प्रक्रिया नहीं हो सकती।
देख लेते फिर भी ऑप्शन क्या है, इसमें डाउट है अभी। डी है, गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। देखो भूमिका है, भूमिका है, कैसे नहीं होगी, कोई भूमिका नहीं है गणितीय ज्ञान की रचना में। यानी कि जब गणित का ज्ञान की दे रहे हैं तो उसमें संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। हाँ ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि कोई भूमिका तो होती नहीं है इन चीजों की। देखो संस्कृति की जो बात होती है वो हमारे समाज से रिलेटेड है ना, गणित में थोड़ी ना बात आएगी, कोई भूमिका नहीं है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इसमें पूछा कि कौन सी बात ठीक नहीं है ये बतानी है, तो इस हिसाब से ये भी ठीक हो गई है। आपकी सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कैसे हो जाएगा, आप ये और जान लो। देखो गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। वैसे मेरे हिसाब से ये नहीं होगा इसका राइट आंसर, आपका सी ही होगा। इसका आंसर आपका सी ही होगा, सॉरी आपका डी होगा कि गणितीय ज्ञान की जो रचना है उसमें संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं होती। देखो ये बात गलत है, होती है भूमिका। हमारी संस्कृति के अनुसार ही तो गणित आई है, संदर्भों के हिसाब से ही तो गणित को लाया गया है। जो हमारे खगोल वेदाता या आर्यभट्ट थे वो भी तो एक संस्कृति थे, पहले संस्कृति पढ़ाई जाती थी, उनसे ही तो गणित को ज्ञान मिला है हमें। तो बाकी चीजें सारी मतलब सही हैं, एक यही बात गलत है, और यही बात इसलिए गलत है क्योंकि इसमें पूछा ही गलत था। इन्होंने कहा तो कौन सी बात नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगी, ये बात होनी चाहिए। तो गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है, जबकि ये बात होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, इसे पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए, यानी जो प्राथमिक स्तर की कक्षाएं होती है 1 से 5 तक की, उनको पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सी बात सही है जो हम छोटी कक्षाओं में संख्याओं को पढ़ाते हैं, यानी कि जो 1 2 3 हम बच्चों को पढ़ाते हैं 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को, उसमें से पढ़ाने की जो बात है वो इन चारों में से कौन सी ठीक है। पढ़ लेते हैं ऑप्शंस को। फर्स्ट लिखा है संख्याओं की अंतर्दृष्टि समझ को उत्साहित किया जाना चाहिए। यानी कि जो बच्चे को, हम छोटे बच्चों को संख्या पढ़ाते हैं तो उनको अंतर्दृष्टि यानी कि जो वो देखते हैं उसकी समझ को उत्साहित करना चाहिए। जिस तरीके से वो संख्याओं को देखते हैं हमें बच्चों को उत्साहित करना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि बच्चों आगे पढ़ो। कुछ बच्चों को 10 तक गिनती याद होती है, कुछ को 20 तक हो जाती है, तो हम क्या करते हैं उन्हें देख देख कर समझाकर और अच्छी तरीके से याद करवाना चाहिए। देखो ये बात तो ठीक है। फिर भी क्या है, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, पहला सही देखा आंसर नहीं लगाना, चारों पढ़ने, हमें बेस्ट आंसर तक पहुंचना होता है पेडागोजी में। संख्याओं को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। हाँ देखो ये बात भी ठीक है, संख्या को लिखना भी चाहिए और अनुक्रम में पढ़ाना भी चाहिए, ये बात भी ठीक ही लग रही है। सी है गणना से पहले संख्याओं का संख्या के रूप में। एक मिनट से मैं स्क्रॉल कर लेती हूँ फिर देखते हैं इसमें क्या है। इसमें लिखा है गणना से पहले संख्याओं को संख्या के रूप में लिखना सिखाना चाहिए, यानी कि बच्चों को पढ़ाने से पहले लिखाना चाहिए संख्याओं को, यानी जो बड्डोतरी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसको पहले लिखवाना चाहिए फिर पढ़ाना चाहिए। ये बात भी वैसे ठीक लग रही है। डी है संख्याओं में अनुक्रम असंगति को उत्साहित करना चाहिए, यानी कि जो संख्याओं में अनुक्रम होता है, क्रम से लिखा जाता है बच्चों में, उसको असंगति, संगति नहीं असंगति को उत्साहित करना चाहिए। देखो ये बात तो गलत है, असंगति थोड़ी ना, संगति से पढ़ाना चाहिए हमें, असंगति थोड़ी ना करेंगे हम बच्चों के साथ में, संगति से पढ़ाना चाहिए, ये बात तो गलत लग रही है। फिर देखो मैं आपको, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसमें आपको ये दिए गए ऑप्शन, यानी कि ये आपको 4 विकल्प दिए गए थे, इनमें से ये बताने की कौन सी बात दो ठीक है। देखो ध्यान से पेपर देख लेना, इस क्वेश्चन ही काफी बड़ा था, यानी कि 4 ऑप्शन आपको विशेषताएं दिए, इनमें से कौन सी दो बातें ठीक है आपको बतानी है। क्या ए और डी ठीक है, सी और डी ठीक है, या ए और बी ठीक है, या बी और सी ठीक है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देखो डी तो बिल्कुल मैंने नकार दी, ये बात तो गलत है, डी तो होगी नहीं कि उन्होंने असंगति की बात की है, तो यह तो आपकी आएगी नहीं। बाकी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना चाहिए, संख्याओं की अंतर्दृष्टि समझ को उत्साहित करना चाहिए। हाँ ये बात सही है, बच्चों को समझानी चाहिए संख्या के बारे में कि बेटा ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तभी तो उनमें समझ होगी। फर्स्ट तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। सेकंड और देख लो, संख्या को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए, यानी कि संख्याओं को लिखवा कर तब पढ़वाना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, आपने क्वेश्चन पढ़े थे LSR W, मैंने आपको कई बार बताया LSR और W। सबसे पहले क्या आता है आपका, लिसनिंग यानी कि सुनना, स्पीकिंग यानी कि बोलना, रीडिंग यानी कि पढ़ना, और लिखना। लिखना आपका सबसे लास्ट में आता है, उससे पहले आपका पढ़ना आ रहा है। लेकिन इस ऑप्शन में कहा है कि संख्या को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए, यानी कि पहले लिखवाएंगे नहीं हम,
बच्चों को पहले हम लिखवाएंगे नहीं, संख्या को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। इसमें ये होगा ऑप्शन में, संख्या को लिखे हुए अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए, जो अनुक्रम में लिखी हुई होती है संख्या उसे पढ़ाना चाहिए। सी में गणना से पहले संख्याओं को संख्या के रूप में लिखाना चाहिए। देखो ये वाली बात गलत होगी, ये वाली बात सही होगी, बी वाली ठीक है। यानी कि जो ऑप्शन कह रहा है ये कह रहा है संख्या को लिखने लिखने के अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए, जिस तरीके से वो लिखी हुई है उस क्रम में पढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि आपने 1 पढ़ा दिया और बाद में आपने 5 पढ़ा दिया, क्योंकि सबसे पहले आपकी रीडिंग आती है, राइटिंग तो आपकी बाद में है। तो पहले लिखना नहीं सिखाएंगे, पहले हम पढ़ाना सिखाएंगे। तो ए और बी हमारे ठीक हो जाएंगे, इसमें ए और बी ठीक हो जाएंगे। देख लेते हैं किस ऑप्शन में दे रखी है ए और बी। ए और बी किस में दे रखा है आपका, देखो थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। ए और बी आपका थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन अब आपके आ रहे हैं, तो जल्दबाजी मत करना। 1 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन को करने में, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से पेपर करना है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th, इसमें देख लेते हैं 7 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। इसमें लिखा है प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है। प्राथमिक जो स्तर होता है उसमें गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछी गई है। यानी कि जब आप टीचर बन जाओगे तो आप प्राथमिक स्तर में पढ़ाओगे, यानी कि 1 से लेकर कक्षा 5 तक जब आप पढ़ाओगे तो उसमें कौन सी बात सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। ऑप्शन देख लेते हैं हमारे क्या क्या दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना, यानी कि हाई लेवल की पढ़ाई के लिए और उनके जो रोजगार है यानी कि जो उनका बिजनेस है उसके तैयार करने के लिए हम उन्हें पढ़ाना चाहिए, कि इसलिए पढ़ाया जाता है गणित को, ये बात महत्वपूर्ण होनी चाहिए। बी लिखा है प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है जो इंडस्ट्री वगैरह का जो काम होता है उसमें उसमें प्रोत्साहन देना और उसकी तैयारी कराने के लिए हम गणित का ज्ञान देना चाहिए बच्चों को, कि ये बात बिल्कुल ठीक होगी। सी लिखा है गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना चाहिए। देखो ये बात ठीक होगी, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनके निजी जीवन से जोड़कर उन्हें पढ़ाना चाहिए गणित को। जैसे कि मान लो आप अगर 2 का पहाड़ा पढ़ा रहे हो, उन्हें जोड़ना सिखा रहे हो, घटाना सिखा रहे हो, तो ये काम उनके निजी लाइफ में भी होना चाहिए। यानी कि जब वो कभी मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, तो जब सामान लाते हैं तो उनको पता होना चाहिए हमें कितने पैसे देने हैं और कितने पैसे उनसे वापस भी लेने हैं। तो इसमें जोड़ना घटाना तो बच्चों को आना चाहिए, जिससे क्या हो बच्चों की निजी लाइफ में जुड़ सके और वो क्या करे हिसाब किताब कर सके। तो ये जीवन के अनुभवों को भाग लेना बनाना चाहिए, ये बात महत्वपूर्ण होनी चाहिए गणित पढ़ाने के लिए बच्चों को। डी लिखा है परिकलन में शुद्धता का विकसित करना, यानी कि जो उन्हें जोड़ना घटाना सिखाया है उसमें शुद्धता होनी चाहिए, उन्हें अच्छी तरीके से विकसित करना है जोड़ने घटाने के लिए और भाग के सवाल सिखाने के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो कभी भी ऐसे ऑप्शन आए ना कि उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के तैयार करने के लिए, ये बिल्कुल निगेटिव ऑप्शन है आपके। बच्चों को पढ़ाना इसलिए नहीं जाता ताकि वो रोजगार कमा सके और हाई लेवल की पढ़ाई कर सके, इसलिए नहीं पढ़ाया जाता बच्चों को, उनका सर्वांगीण विकास हो सके इसलिए पढ़ाया जाता। बी लिखा प्रौद्योगिकी के लिए तैयारी, इंडस्ट्री जो खड़ी करना चाहते हैं बच्चे या कोई काम शुरू करना चाहते हैं उसके लिए थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उनकी निजी लाइफ में हेल्प हो सके, जो पढ़ाया है उस ज्ञान को वो यूज कर सके अपने दूसरे काम में, इसलिए पढ़ाया जाता है। सी लिखा है गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना। देखो ये करेक्ट आंसर है, यानी कि जो उनका काम है, यानी कि जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो अपनी निजी लाभ में और अनुभवों में भाग ले सके, उनसे मदद मिल सके इसलिए पढ़ाया जा रहा है। जो ना आपने पढ़ाया उसकी शुद्धता का विकसित कर सके, ये इसलिए नहीं पढ़ाते हैं हम बच्चों को, जो पढ़ाया गया है उसका उनसे ही यूज करके वो अपनी जीवन लाइफ को आगे बढ़ा सके, अपने अनुभवों को भी क्या कर सके या वो कर सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, इसे पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे बच्चों में त्रिविम विवेचना यानी कि दिक स्थान की समझ, यानी कि जो स्थान की समझ होती है विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। यानी कि हमें बच्चों को स्थानीय मान सिखाना है, एक तरीके से गणित के अनुसार जो होता है स्थानीय मान सिखाना है, कि किस वैल्यू का किस स्थान पर होता है, ये किस वर्ग का कहाँ पर काम होना चाहिए, किस संख्या का कहाँ पर काम होना चाहिए, कि किस शब्द को कहाँ रखना चाहिए। जो आपके अक्षर दिए होते हैं, संख्या दी होती है, किस संख्या को कहाँ रखना चाहिए, इसका ज्ञान विकसित करना है। तो इसमें से विकसित होने की सर्वाधिक संभावना किस ऑप्शन में है ये बताना है आपको।
तो पढ़ लेते हैं अपने ऑप्शंस को एक एक करके, तब आपको पता चल जाएगा इसमें। तो फर्स्ट में लिखा है आपका कि चौपड़ आकृतियों को पहचानना है, यानी कि जो चौपड़ आकृतियां होती हैं आपकी, मतलब कि देखो ये भी आपकी एक आकृति है, ये भी आपकी आकृति है, इसे अगर आपने पहचान लिया तो आपको स्थानों का भी मान ज्ञात हो जाएगा, है ना, कि किस स्थान से कहाँ को रखा है। तो ये बात ठीक हो जाएगी। बी लिखा है, आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आरेख खींचना, यानी कि जो आंकड़े बनाने होते हैं, जो आपने बार ग्राफ वाले क्वेश्चंस देखे होंगे छोटे बच्चों की क्लास में, ऐसे करके ये आंकड़े बनाने होते हैं ना हमें, ऐसे करके कि इस कंपनी ने इतना मुनाफा पाया, इस कंपनी, ये जो दंड आरेख बनाया है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा बच्चों के, मतलब कि स्थानीय मान सिखाने के लिए। ये फिर सी देख लेते हैं, एक संख्या चार्ट में नमूनों को पहचानना है, यानी कि एक संख्या चार्ट दे दिया है बच्चों को, उसमें जो नमूने जो टीचर ने बताए हैं उसको पहचानना है। तो बच्चों को क्या होगा, इसमें क्या है, उनको स्थान के बारे में ज्ञान हो जाएगा अच्छी तरीके से, सिर्फ पहचानना है। डी में लिखा है सुडोक पहेली को हल करना। क्या सुडोक पहेली से बच्चों को स्थान के मान में पता चल जाएगा संख्याओं की? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बेस्ट आंसर बताना। बाग देखो चारों एक से लग रहे हैं, गलत इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें बेस्ट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी। कैसे, आप ये जान लो, जो सुडोक पहेली आपने अखबार देखा होगा, डेली का आपके सुडोकू पहेली आती है, या फिर आपके जंबल वर्ड आते हैं, आपके पजल दी जाती है छोटे बच्चों की कक्षा में, उसमें बच्चों को अक्षर भरने होते हैं, उसी तरीके से गिनतियां भरनी होती है। गिनतियां भर के 2 का पहाड़ा कंप्लीट हो रहा होगा, किसी में 3 का पहाड़ा कंप्लीट हो रहा होगा, तो इससे क्या होगा, बच्चों को स्थान के बारे में ज्ञान हो जाएगा कि कौन सी संख्या किस जगह आएगी। हम जो ये काम करवा रहे हैं ये गणित की कक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होगा, सुडोकू पहेली को हल करने में बच्चों को क्या है, स्थानीय मान का ज्ञान हो जाएगा। देखो संख्या चार्ट में नमूनों की सिर्फ पहचान कर लेगा बच्चा, खुद से क्या करेगा, वो पहचान करने के लिए तो बताया है, लेकिन क्या है, सुडोकू पहेली में बच्चा खुद से हल करेगा, खुद से ही वो सवाल पूरा करेगा, तब उसको क्या है, ज्ञान प्राप्त होगा। जब बच्चे खुद से करते हैं ना, तब उनको अच्छी नॉलेज प्राप्त होती है। तो ये तो हो नहीं सकता था। इसमें लिखा था आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आरेख खींचना, दंड आरेख तो वो खींच देगा, लेकिन क्या होना चाहिए, उससे स्थान का मान थोड़ी ना पता चलेगा कि कौन सी संख्या कहाँ रखनी, वो तो अपनी मर्जी से इसमें संख्या फिल कर देगा, अपनी संख्या से कर देगा। चौपड़ आकृतियों आकृतियां पहचानने से कोई स्थान का मान समझ में नहीं आएगा उसे संख्याओं का, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें बच्चे खुद हल करेंगे और खुद ही अपना विकास भी कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है, बस आपको क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लास को शेयर करना है, अगर क्लास आपको पसंद आती है। बाकी मैं आपकी पूरी मदद कर रही हूँ सीटेट का एग्जाम क्लियर करने के लिए। देख लेते नाइन्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। नाइन्थ में पूछा है, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। निम्नलिखित कथनों में से, यानी कि जो कथन दिए हैं इनमें से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाग में हुआ है, यानी कि जो किसमें संख्या 3, जो संख्या 3 होती है आपकी, का प्रयोग क्रम सूचक, क्रम सूचक यानी कि क्रम के अनुसार हुआ है, यानी कि 1, 2 और तीसरे तीसरे नंबर पे तो आता है 3, तो उसका जो यूज हुआ है वो बिल्कुल क्रम के अनुसार हुआ है। तो इन चारों ऑप्शन में देखना है, जो आपकी संख्या 3 है उसका जो जिक्र इन चारों में किया गया है, क्रम अनुसार किसमें किया गया है, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट लिखा है, प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं। हाँ, यानी कि जो 3 समूह होंगे और उसमें क्या है, 3 3 लोग बटे हुए हैं, तो इसमें क्या 3 का जो संख्या है उसका क्रम के अनुसार यूज हुआ है। प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं, अच्छा 3 ही टीम सदस्य हैं। बी है, इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं, यानी कि जो 3 है, इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के कई समूह हैं, यानी कि 3 3 पेंसिलों के कई सारे ग्रुप बने हुए हैं। सी है, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, यानी कि कोई व्यक्ति और वो बता रहा है मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। फिर डी है, इस घर में 3 कमरे हैं, यानी कि ये जो घर है आपका कोई भी घर हो सकता है उसमें 3 कमरे हैं। तो बताइए जो संख्या 3 है उसका इनमें से किसमें क्रम के अनुसार यूज हुआ है, ये आपको बताना है। देखो चारों बातों में 3 की बात आई है, लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन बताना है कि जो 3 का यूजिंग हुआ है वो क्रम के अनुसार किसमें हुआ है। देखो आपको मैं बता दूं, इसका राइट आंसर आपका सी है। कैसे है ये भी जान लो, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, इमेजिन क्रिएट करके देखो दिमाग में, कोई इमारत है
उसने कहा कि मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, यानी कि सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर आया होगा, फिर सेकंड फ्लोर आएगा, फिर थर्ड आया होगा, यानी कि 1 2 3 क्रम आया है इसमें, तब तीसरी मंजिल पर वो रहता है। और यही क्वेश्चन में पूछा था कि 3 का प्रयोग क्रम सूचक यानी कि क्रम के अनुसार किसमें हुआ है। बाकी में क्यों नहीं हुआ ये भी मैं आपको बता दूं। प्रत्येक समूह में 3 टीम सदस्य हैं। इन्होंने कहा है कि जो प्रत्येक एक ग्रुप बनाया है उसमें 3 3 लोग हैं, लेकिन क्रम तो नहीं दिया ना इसमें। 3 3 तो ग्रुप है, लेकिन क्रम नहीं दिया था, इसलिए नहीं होगा ये। इस डिब्बे में 3 पेंसिलों के समूह, इसमें भी 3 समूह की बात हुई थी, लेकिन क्रम नहीं था। ये लिखा था इस घर में 3 कमरे हैं। देखो ये बात तो ठीक है कि इस घर में 3 कमरे हैं, लेकिन क्रम तो नहीं दिया था। अगर वो कहता क्या मैं इस घर के तीसरे कमरे में रहता हूँ, तब तो कह सकते थे कि तीसरे कमरे में सामान रखा, तब तो कह सकते थे कि इसका क्रम सही हुआ है। लेकिन सी वाले में बिल्कुल क्रम के अनुसार बताया गया, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, और शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। देख लेते हैं इसके बारे में भी पढ़ के। इसमें लिखा है शुद्ध कथन को पहचानिए, यानी कि जो कथन आपको 4 दिए हैं, इसमें जिसमें सही बात लिखी है वो आपको बतानी है। पढ़ लेते हैं अब ऑप्शंस को। फर्स्ट में लिखा है परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है, यानी कि जो परिमाप होती है आपकी किसी चीज के मापने का, और क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो समान होता है, कि ये बात ठीक है। फिर बी है किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है, यानी कि कोई आकृति है, मान लो ये एक आकृति दे रखी है आपको, तो जिसका आकार है इसके परिमाप का निर्धारण करता है। हाँ ये बात ठीक है। जब हम इसे, अब आप मैंने इसकी आकृति खींच दी, अब जो इसका परिमाप है यानी कि जो इसका आकार है, इसे माप करके तो हम बताएंगे कि ये क्या है। ये क्या है? ये आपका आयत हो सकता है ना, ये आपका आयत हो सकता है। इसमें लिखा है सी में यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान है, यानी कि दो आकृति हैं, ये एक ये मान लो और एक ये मान लो, इनका क्षेत्रफल समान है तो इनका परिमाप समान होगा। यानी कि अगर इसका भी क्षेत्रफल समान है और इसका भी क्षेत्रफल समान है, तो क्या इसका परिमाप समान होगा? दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान है, क्षेत्रफल समान है, इस ये वर्ग है या आयत दे रखा है, आकृति दे रखी है, इसका भी क्षेत्रफल मान लो 2000 है, 200 है, और इसका भी 200 है। मान लो, मानने में तो क्या जा रहा है ना, इसका भी आपका 200 है। मैं यहाँ नोट कर दी 200 है, तो उनका परिमाप यानी कि जब इनका परिमाप किया जाएगा वर्ग और आयत का, क्या वो भी समान होगा? कि ये बात ठीक होगी? बताइए आप लोग। फिर पढ़ लेते हैं फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ में लिखा है कि यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है, यानी कि जो दो आकृति मैंने आपको बताई इनका परिमाप समान है, यानी कि इनका आकार जो दिया है वो समान है, तो उनका क्षेत्रफल भी समान होगा। तो क्या उनका क्षेत्रफल भी समान होगा? देखो अभी वर्ग और आयत बताता है, इनका परिमाप समान होगा तो क्या क्षेत्रफल भी समान होगा? नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। आकार समान होने से किसी का क्षेत्रफल अलग अलग ही होता है, क्योंकि क्षेत्रफल हम कब निकालते हैं इनका? आयत का कैसा निकलता है? लंबाई गुणा चौड़ाई से निकलता है। वर्ग का कैसा निकलता है? उसकी भुजा के अनुसार निकलता है। तो दोनों का कभी समान नहीं होगा। जब ये समान नहीं होगा तो इनका परिमाप कैसे समान हो जाएगा? तो जब ये गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा। अब पढ़ लेते हैं, दो ऑप्शन बचे हैं इनमें, वो भी देख लेते हैं क्या क्या है। इसमें लिखा है कि किसी आकृति का आकार उसके परिमाप पर निर्धारण करता है। देखो ये बात ठीक है। इसमें लिखा परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। मात्रक कभी समान नहीं हो सकते, कभी नहीं होंगे। क्या वर्ग का और आयत का क्षेत्रफल समान हो जाएगा? कभी नहीं होगा। बी बात इसमें ठीक है कि किसी आकृति का आकार, यानी कि कोई आकृति है, इसका आकार जो मैंने बनाया है इसका परिमाप निर्धारण करेगा, यानी कि यही इसकी माप बताएगी क्या कितनी है। अब मैंने जो आकृति बना दी, अगर मैंने यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 4 मीटर है, तो ये 4 मीटर हो जाएगी, 3 मीटर है तो 3 मीटर है, तभी तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। तो ये जो आकृति का आकार है उसका परिमाप यानी कि उसकी जो नाप है वो निर्धारण करती है। तो यही क्या हो जाएगा, 10 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है आपके, इतने ही क्वेश्चन थे या शायद आज की क्लास में आपके। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अगर आपको पसंद आई है, क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर बाकी क्लासेस आपने नहीं देखी तो सारी क्लासेस को आप देख लेना। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।